हेलो दोस्तों, आपको नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले हैं लक्ष्मीकांत या फिर एसएससी या यूपीएससी प्री से रिलेटेड सारे कंसेप्ट के पॉलिटी के एक बार रिवीजन पॉइंट। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंसेप्ट है, उसको एक बार रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, बड़ी बड़ी नज़रों में निकाल लेते हैं। तो आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसके अंदर लगभग पॉलिटी के इंपॉर्टेंट चैप्टर पर है। अगर आपने पॉलिटी के कभी पढ़ी नहीं है या फिर स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो तो आपके लिए क्लास नहीं है। ठीक है, ये उन्हीं के लिए है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा रिवीजन करना है की पॉइंट फ्रेम में, तो उसके लिए ही है। ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलो स्टार्ट करते हैं। तो भारतीय संविधान की बात करेंगे। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये तो नॉर्मली सभी को पता होगा। ये भाग 3 है जो आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। ठीक है, जिसे फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ठीक है, भाग 3 है ना, उसको भारत का मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स कहा जाता है। ये हमने कहाँ से लिया? ये अमेरिका से लिए गए, अमेरिका के संविधान से लिए गए। मूल अधिकार 7 थे। मूल मूल का मतलब होता है जब संविधान बना था ना, तब इसके अंदर संविधान के अंदर कितने राइट थे? 7 मौलिक अधिकार थे। परंतु 44वें अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब केवल 6 अधिकार है। देखो मैं आपको बता दूं, कहने का तात्पर्य है जो स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण का अधिकार, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये 6 राइट थे टोटल। लेकिन इसके अंदर आर्टिकल 31 है ना, उसको 31 के अंदर इस अमेंडमेंट 44 के अमेंडमेंट के तहत उसे 300 के में डाल दिया गया था। वो एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के उस टाइम की विविधता समझो, क्योंकि संपत्ति का अधिकार हो गया वो तो हमारा फंडामेंटल राइट्स हो गया। तो देश के विकास के लिए ज़मीन थी, लोग अपनी ज़मीन थे, तो वहाँ पे रेलवे निकलनी थी, रेलवे लाइन लगनी थी, एयरपोर्ट बनने थे, डेवलपमेंट की काफ़ी चीज़ें, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना था। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले लोग अपनी ज़मीन नहीं देते थे, क्योंकि उनका फंडामेंटल राइट्स था। तो उसे हटाने की विविधा इसलिए की कि भारत को एक डेवलपमेंट कंट्री बनना था, तो इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरी था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको आर्टिकल 31 से हटा के 300 के में डाल दिया, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, देखो भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद आपातकाल इमरजेंसी के दौरान निलंबित नहीं किया जाता? सस्पेंड की बात कर रहे हैं। देखो इसके अंदर आपको पता है आर्टिकल 20 और 21। मैं बता दूं 20 क्या है। अनुच्छेद जो 20 है ना, वो अपराध के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। ठीक है, अपराध से रिलेटेड है, उससे दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण है। आर्टिकल 21 क्या होता है? प्रमाण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब कि जीवन जीने की विधि है एक प्रकार से। तो इसको क्या है, 20 और 21 को जो इमरजेंसी प्रोविजन है, ये भी आगे मैं सारे बताऊंगा कौन सा इमरजेंसी प्रोविजन है, इसको तहत नहीं हटाया जाता। अब देखो चीज़ क्या है, 44 हुआ संविधान संशोधन अमेंडमेंट है ना, जो 1978 के अंदर सुरक्षित है। कुल मिला के बात ये है कि संविधान के अंदर जो आपातकाल के दौरान निलंबन का जो राइट है, वो मूल संविधान से नहीं लिया गया, क्योंकि उसमें मूल के तहत नहीं है, ये एक अमेंडमेंट के तहत उसे सिक्योरिटी दी गई, सुरक्षा की। अब पूछ लिया जाए आर्टिकल 20 और 21 20 और 21 को आपातकाल के दौरान निलंबित करने का मूल संविधान से रिलेटेड है? नहीं, मूल संविधान में ऐसा कोई प्रोटेक्शन नहीं था इस पे। सिर्फ कौन सा 44 अमेंडमेंट 1978 के बाद में 20 और 21 को प्रोटेक्ट किया गया है। ठीक है, इसकी एक स्टोरी भी है, आपातकाल प्रोविजन इंदिरा गांधी के टाइम पे, ठीक है, जो हुआ था उसके देखते हुए ये चीज़ें लगाई गई है। अभी चीज़ें देखो समझो, आर्टिकल 19 है ना, वो केवल तभी निलंबित किया जा सकता है जब राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत लगे। देखो 352 के अंदर है ना, आपातकाल लगाने के 3 तरीके होते हैं, जिसमें युद्ध होता है, बाह्य आक्रमण होता है और शस्त्र विद्रोह होता है। देखो इसके अंदर आर्टिकल 19 को तभी सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित होता है, ऑटोमेटिक निलंबित होता है, ये बता दूं। जब ऑटोमेटिक तभी निलंबित होगा जब राष्ट्रपति आपातकाल प्रोविजन 352 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण, सिर्फ ये ध्यान रखो, युद्ध या बाह्य आक्रमण के द्वारा आर्टिकल 352 लगता है ना, तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन ये आर्टिकल शस्त्र आपातकाल शस्त्र विद्रोह के द्वारा लगता है ना, तो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिक सस्पेंड नहीं होगा, ये निलंबित ही नहीं होगा। कंसेप्ट हो गया क्लियर? किसी भी अमेंडमेंट संशोधन द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों, ड्यूटीज की बात कर रहे हैं, जोड़ा गया था। देखो ड्यूटीज क्या है? ड्यूटीज एक अपने संविधान, अपने देश को एक प्रकार से रिस्पेक्ट की नज़र से देखने का एक तरीका है, एक आम भाषा में बताऊं। लेकिन ये मूल संविधान से नहीं लिया गया, ये मूल संविधान से नहीं लिया गया, इसको ऐड किया गया था। देखो जिसे मिनी अमेंडमेंट, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम, 42वां संविधान शोधन जो 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अधिनियम एक्ट है, वो जो कि 1976 के अंदर हुआ था, ये किसके द्वारा था? सवर्ण सिंह समिति, याद रखना, सवर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। किसको? ड्यूटीज को। ये कहाँ पे होता है? 51A। 51 कौन सा है? जो डीपीएसपी है, जो डीपीएसपी सॉरी
जो डीपीएसपी है जो भाग 4 है उससे नेक्स्ट यानी कि 4A बोल सकते हो आप, इसका ये पार्ट है। ओके, ये भाग कौन सा है? 4A। ठीक है, अनुच्छेद कौन सा है? 51A के तहत शामिल किया गया। ये कहाँ से लिया गया? ये यूएसएसआर से लिया गया, यानी कि आज के टाइम में रूस बोल सकते हैं, लेकिन उस टाइम में पूर्व सोवियत संघ बोलते हैं। आरंभ में इसमें कितने थे? आरंभ में 10 थे, लेकिन 86वां अमेंडमेंट 2002 में हुआ था ना, उसके अंदर 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ दिया गया। वो 11वां मौलिक कर्तव्य क्या क्या है? 6 से लेकर 14 तक के बच्चों को शिक्षा का जोड़ा गया था। याद रखना, एक तो याद रखना 21A, ठीक है, और एक है 6 से लेकर 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा जोड़ा गया, दोनों का कनेक्टिविटी है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा और हृदय कहा था? देखो, ये आर्टिकल 32 है, ये हमें पता है। आर्टिकल 32 क्या? फंडामेंटल राइट्स का भाग 3 का एक खुद में ही फंडामेंटल राइट्स है। संवैधानिक उपचार का अधिकार है, इसके तहत नागरिक अपने मौलिक अधिकार के हनन पर सीधा सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं सरकार के खिलाफ। देखो पहले बताऊं, जो मौलिक अधिकार और डीपीएसपी है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स है जो भाग 3 है, और ये भाग 4 है। इसमें अंतर क्या है कि ये नागरिकता को दिया गया अधिकार है, इस पे इसके खिलाफ अगर सरकार जाती है तो आप फंडामेंटल राइट्स वॉल्यूम्स के तहत आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हो। लेकिन डीपीएसपी में ना सरकार की अपनी एक कृत्रिम बुद्धिता होती है, एक प्रकार से वेलफेयर के तौर पे होती है वो, ठीक है। उसके खिलाफ आप सरकार या फिर कोर्ट में नहीं जा सकते, ठीक है। मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए अनुच्छेद 32 और सर्वोच्च न्यायालय है, और यह 226 हाई कोर्ट के लिए होते हैं। आप सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत जा सकते हो, और हाई कोर्ट के अंदर 226 के तहत जा सकते हो। उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, थोड़ी यहाँ पर मिस्टेक हुई, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, एक सेकंड रुको, वक्त दो। आर्टिकल 32 है, यह है सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट में कितने प्रकार की रीट जारी होती है? 5 प्रकार की रीट जारी हो सकती है। कौन सी? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परामर्श, ये आपको पता होना चाहिए ये सारी। देखो, और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट है, जो आर्टिकल 226 है ना, वो उसके अंदर 5 से भी ज़्यादा है। अब पूछ लिया जाए कि कौन सा आर्टिकल है, या फिर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है जो फंडामेंटल राइट का ज़्यादा विस्तारवादी ही आर्टिकल है, सबसे ज़्यादा विस्तार है, मतलब जो बहुत सारी चीज़ों पे चर्चा विचर्चा कर सकता है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास सिर्फ 5 तरीके हैं, लेकिन आर्टिकल 226 में ज़्यादा पावर होती है इस हिसाब से। अभी ये करंट में चल रहा था, आपने देखा, ठीक है। समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूसीसी की बात करें, ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 44 से रिलेटेड है। ये राज्यों के नीति से डीपीएसपी का एक हिस्सा है, ठीक है, जो भाग 4 है। इसके अंदर डीपीएसपी का उल्लंघन है ना, उल्लेख संविधान के भाग 4 में है, जो 36 से लेकर 51 तक है। ये आयरलैंड से लिया गया, डीपीएसपी कहाँ से लिया गया? आयरलैंड से लिया गया, आयरलैंड के संविधान से लिए थे। ये नॉन जस्टिबल है, यानी कि उसे कोर्ट में नहीं लिया जा सकता। उत्तराखंड यूके, यानी कि उत्तराखंड भारत का राज्य है उत्तराखंड, इसको पहला स्टेट बना जिसने इंप्लीमेंट किया है प्रॉपर। संसद द्वारा संविधान में संशोधन की शक्ति किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? देखो, पार्लियामेंट में जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की जो पावर है, वो कौन सा आर्टिकल है? इसके अंदर क्या है? 368, याद रखना। ये 368 संविधान के अंदर एक आर्टिकल है, जिसके तहत संविधान में तो 2 प्रकार से आप कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन वैसे हम 3 प्रकार से होते हैं। जो संविधान में तो 2 प्रकार से है, लेकिन एक नॉर्मल एडजस्ट कर दिया गया है, इसमें 3 प्रकार से। यह प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। जो अमेंडमेंट का कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसेसिंग है ना, प्रोसेसिंग सिस्टम जो जैसे काम करता है, कैसे हम करें, ये दक्षिण अफ्रीका के संविधान से ली गई है। और ये भाग कौन सा? भाग 20, याद रखना, भाग 20 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की पावर होती है। मूल ढांचा, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत केशवानंद भारती का मामला 1973 की बात कर रहा है, जो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया गया था। इसके तहत संसद संविधान के मूल ढांचे में संशोधन कर सकती है। इससे पहले क्या है कि पार्लियामेंट को भारत के संविधान में किसी भी पार्ट को किसी भी चेंज करने की पावर होती है, जैसे किसी भी प्रकार को। लेकिन केशवानंद के भारती के मामले ने सारी काया पलट कर दी। कैसे पलट कर दी? क्योंकि यहाँ से कुछ चीजें निकली थी। आर्टिकल 13 निकला था, ठीक है, बहुत सारी है। पहले बताओ, मूल संविधान यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की कोई बात के संविधान में कोई परिभाषा नहीं है, ठीक है। इसके अंदर जजमेंट के अकॉर्डिंग टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मूल संविधान का कोई है नहीं। मूल संविधान क्या होता है? मूल ढांचा होता है क्या? मूल ढांचा जो संविधान की मूल आत्मा से बात करता है। जैसे कि आप देखो, राष्ट्रपति चुनने की विधि, उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इलेक्शन से रिलेटेड होगी, ठीक है। लोगों का फंडामेंटल राइट्स हो गया, इस प्रकार की चीजें जो कि संविधान की आत्मा बना के रखते हैं, जो संविधान को होता है। वैसे तो संविधान को एक जीवित संविधान कहा जाता है, क्योंकि इस आर्टिकल को ही जीवित संविधान, क्योंकि इसमें बदलाव करने के जो कंडीशन है, वो बदलाव भारत के संविधान में आज भी आप देखो, अमेरिका के संविधान में लगभग 8 अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन दुनिया का सबसे बड़ा संविधान संशोधन या फिर इंडिया का 104 105 के आसपास हो चुके, 106 के आसपास,
ठीक है। अभी देखो इतने साल में इतने अमेंडमेंट होने की विधि इस आर्टिकल के तहत हुई है, लेकिन ये देखो तो भी हमारा संविधान जीवित रहता है। जो जीवित रहने की जो मूल इकाई है ना, वो बेसिक स्ट्रक्चर है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द की संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। देखो ये अमेंडमेंट है 42वां, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना क्या होता है, प्रीमल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे आपको बता दूं, प्रीमल अब तक में केवल एक बार अमेंडमेंट हुआ है। प्रीमल है ना, भारत की जो प्रस्तावना है उसमें केवल एक बार संविधान संशोधन हुआ है, और वो कौन सा है, 42वें संविधान संशोधन के तहत, जिसे लघु संविधान संशोधन भी कहा जाता है। प्रीमल क्या होता है, हम भारत के लोग ऐसे करके आते हैं। उसके अंदर पहली बात, भारत शब्द कितनी बार आया है ये आप देखो। दूसरी बात, वो कहाँ से प्रेरित है, अखंडता, ठीक है, बंधुता, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं, ये चीज़ों को नोट कर लेना आप, मतलब अपने आप में खोजो आप। ठीक है, ये से क्वेश्चन की प्रवृत्ति बनी जाती है। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष में अंतर क्या होता है, समाजवादी का अर्थ क्या होता है, अखंडता, बंधुता, ये चीज़ें ना देखो कहाँ से ली गई। आप एनसीईआरटी पढ़ो तो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति के तहत ये सारी चीज़ अखंडता, बंधुता चीज़ें आई थी, वहाँ से संविधान ने उठाई है। तो भारत का संविधान बहुत सारे कंट्री का एक प्रीमियम वर्जन है। अब बात करते हैं अनटचेबिलिटी की। ठीक है, अनुच्छेद की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं अनुच्छेद 17 की बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 17 क्या है, अनटचेबिलिटी क्या है, ये समता का अधिकार में आता है। ये एक राइट हो गया दोस्त, जैसे हमने बताया था 6, पहले मूल संविधान में 7 था, संपत्ति का अधिकार को हटा के 6 हो गए टोटल। 6 में से 14 से लेकर 18 के बीच में ये 1 हो गया, क्योंकि ये किसकी वजह, समता का अधिकार, मौलिक अधिकार, समता और समानता का अधिकार। आर्टिकल 14 के अंदर आप डिटेल से पढ़ोगे, मेन चांस राइटिंग के लिए तब पढ़ोगे। एक भाई अमेरिका से लिया गया, एक ब्रिटेन से लिया गया, दोनों में अंतर देख लेना। 14 से लेकर 18 के ये 1 माना जाएगा, तब ये 6 बनते हैं। पहले के अंदर ही आर्टिकल आता है 17, तो इसको एक पूर्ण मतलब कि एब्सोल्यूट की अधिकार होता है। तो ये मैं क्या कह रहा था, सॉरी। तो आर्टिकल 14 के अंदर बहुत सारी सस्पेंस भी है दोस्तों, मैं जैसे कि आपको बता दूं। अब पूछ लिया जाए आपसे कि सॉरी, किसी व्यक्ति को हॉस्पिटल जाने से मना कर सकते हैं, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। मंदिर जाने से मना कर सकते हैं, अलग कर सकता है, क्योंकि आर्टिकल 17 के अंदर मान लो टचेबिलिटी का रूल है कि किसी व्यक्ति की कोई 100 बीमारी हो सकती है और वो हॉस्पिटल के किसी भी डिपार्टमेंट, विभाग या फिर किसी भी ग्राउंड पे घूम सकता है, तो उसे हम अनटचेबिलिटी के रूल्स के हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें होती है, ये चीज़ें होती है, धार्मिक चीज़ों पे भी होती है, लेकिन आप डिटेल पढ़ोगे एनसीईआरटी के अंदर अच्छे से, तब आप समझोगे। अभी आने वाले दिनों में इसकी वीडियो आएगी, तब आप चीज़ों देखना। फंडामेंटल राइट्स जब डिटेल से कराऊंगा ना, तब करना। आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, जिसमें आपके मेरी सारी क्लासेस जो वीकली या फिर पर डे आने वाली है वो आपको मिलती रहे। ठीक है, और कंटेंट धीरे धीरे इंप्रूव करता जाऊंगा, और अपनी कन्वर्सेशन स्किल्स है वो भी थोड़ी इंप्रेस होगी। अतिरिक्त जानकारी की देखो इसके अंदर क्या है। अनुच्छेद 18 होता है क्या, ये भी देख लीजिए आप। 17 बता दिया, 18 क्या होती है। 18 होती है उपाधि, उपाधिकांत। उपाधिकांत का कहने का मतलब है, जैसे ना बहुत सारे 18 में क्या है, आप लगाते हो किंग, लगा लेते हो नाम के आगे। बहुत सारे पहले चलते थे किंग, महाराजा, राजपूत, और इन चीज़ की उपाधि, जैसे कि आपने परम भूषण, परम श्री, आप ये पद जीतते हैं, देखते हैं अभी आप, जो राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित रूप से परम भूषण परम दिया जाता है। ये उपाधि नहीं है, ये अपने आप में क्या है, एक इनाम है, एक मतलब, ठीक है, उनके कार्य को सौंदर्य बनाने के लिए एक वो है, लेकिन ये उपाधि नहीं है। आप अपने परम श्री, परम भूषण अपने नाम के साथ में लगाओगे तो वो उपाधि वापस ले दी जाती है, उपाधि नहीं मानी जाएगी। जैसे रॉयल लगाते थे, लॉर्ड लगाते थे पहले, तो वो सारी चीज़ें का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 18 के तहत। भारत के राष्ट्रपति कंसेप्ट, महाभियोग, ठीक है। इम्पीचमेंट की बात कर रहा है, चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है। देखो इम्पीचमेंट क्या होता है, देखो मैं आपको बता दूं। अब पहला कंसेप्ट ये देखो, जो महाभियोग है, राष्ट्र महाभियोग इम्पीचमेंट जो आर्टिकल है वो 61 के तहत लगता है। ठीक है, आर्टिकल 61 के तहत होता है। आर्टिकल 61 अब पूछ ले, महाभियोग प्रक्रिया इम्पीचमेंट किस किस के ऊपर लगाया जा सकता है, वो सिर्फ राष्ट्रपति पे ही लगाया जा सकता है। आपके बहुत सारी चीज़ें आएंगी। इम्पीचमेंट महाभियोग की प्रक्रिया सिर्फ राष्ट्रपति के ही ऊपर चला जाती है। अभी हमने तो पढ़ा है कि हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज को ऐसे ही हटाया जा सकता है जैसे राष्ट्रपति को हटाया जाता है। आपने ये लाइन पढ़ी है। महाभियोग की प्रक्रिया का नाम नहीं सुना, महाभियोग प्रक्रिया का यूज करते हैं वो लोग, क्योंकि इनको हटाने की जो विधि है ना अब तक कानूनी तौर पे बनी नहीं है, तो राष्ट्रपति वाली थोड़ी बहुत यूज कर ले, थोड़ी बहुत, ऐसे नहीं कि प्रॉपर राष्ट्रपति को हटाने की जो पूरी जो सिस्टम है, जो इम्पीचमेंट है के अंदर जो प्रोसेस है वो सेम फॉलो करता है, थोड़ा बहुत लगभग कर लेते हैं वो लोग भी, इस प्रोसेस से होगा। पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए सिर्फ एक ही आर्टिकल है, आर्टिकल 61, और वो महाभियोग इम्पीचमेंट कहते होता है। महाभियोग के द्वारा सिर्फ राष्ट्रपति को ही हटाया जाता है। आर्टिकल के तहत जो महाभियोग नाम, जो वर्ड का, इम्पीचमेंट का शब्द का यूज करके सिर्फ राष्ट्रपति को हटा सकता है। इसकी प्रक्रिया यूज कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज को हटाने की प्रक्रिया है वो संविधान के अंदर
लिखित नहीं है, व्याख्या नहीं है और कानूनी तौर पे पार्लियामेंट ने अभी कोई प्रोसेस नहीं बनाया गया है, तो इसलिए राष्ट्रपति की जो मेजमेंट की जो प्रोसेस है उसको थोड़ा बहुत है उसका यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पूछ लिया जाए कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने के लिए भी महाभियोग चलाया जा सकता है? नहीं, महाभियोग नहीं चलाया सकता। तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये कहाँ से ले गया? देखो, जुडिशरी का जब भी कंसेप्ट क्लियर आए ना दिमाग में, जुडिशरी से रिलेटेड, वो अमेरिका से है। दुनिया का सबसे पावरफुल जुडिशरी अमेरिका के संविधान में ली गई है। महाभियोग का प्रस्तावना संसद के किस सदन में, लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, लेकिन 14 दिन पूर्व लिखित रूप में नोटिस देना अनिवार्य है। किसको? राष्ट्रपति को। ये समझो, लोकसभा या राज्यसभा में ले सकता है। बीच में अच्छे से करेंगे, लेकिन अभी थोड़ा रिविजन कंसेप्ट है इसलिए थोड़ा करवा रहा हूँ, ऊपर से अच्छे से बता दूंगा कभी। संसद के 10 आर्टिकल, देखो एक्ट क्या है, रिवीजन पॉइंट। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, जॉइंट सीटिंग की अध्यक्षता कौन करता है? देखो, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संयुक्त बैठक यानी कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 108 के तहत बुलाई जाती है। कौन सा आर्टिकल है? जब मैं बता दूं, लोकसभा और राज्यसभा की जब भी संयुक्त बैठक होती है ना, उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा के स्पीकर ही करते हैं हमेशा। संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का प्रस्ताव अनुच्छेद कौन सा में है? 118 के 4 के तहत है। जो संयुक्त बैठक के प्रावधान ऑस्ट्रेलिया से लिए गए, ध्यान रखना। देखो, राष्ट्रपति 108 के तहत बुलाता है। ठीक है, सिर्फ बुलाता है, इन्विटेशन देता है, उनको बुलाता है। और संयुक्त की अध्यक्षता, उसकी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? ये आर्टिकल 118 के 4 भाग के तहत है। ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये शायद ऊपर वाला कंसेप्ट यहाँ से डिलीट हो गया होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। अब करते हैं दल बदल। दल बदल आपको पता है, 10वीं अनुसूची, ठीक है, मूल संविधान में नहीं था दल बदल। पहली बात, 10वीं अनुसूची के अंदर जोड़ा गया। देखो, 52वां संविधान शोधन की बात कर रहा है। 52 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के तहत जोड़ा गया था। इसका मतलब ये है कि मूल संविधान से नहीं है दल बदल। दल बदल के आधार पर अयोग्यता का निर्माण सदन की अध्यक्ष देखो, इसका कौन करता है? सदन के जो अध्यक्ष होते हैं, स्पीकर्स होते हैं या सभापति होते हैं, वो इस डिसीजन लेते हैं। तो आप कुल मिला के देख सकते हो। अभी तो राष्ट्रपति, महाराष्ट्र के अंदर अभी देखा था आपने लास्ट टाइम 1 साल पहले कि कैसे प्रोसेस हुआ था। तो आपके अंदर मैं बता दूं, इसका लास्ट डिसीजन है ना, वो कि कौन करता है? अध्यक्ष करता है। लेकिन रिव्यू करने का सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हो, एक रिव्यू के तौर पे है। लेकिन लास्ट डिसीजन पूछे योग्यता का निर्णय संबंधित आखिरी सदन कौन करता है? वो अध्यक्ष करता है और सभापति के द्वारा किया जाता है। पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा किस अमेंडमेंट के तहत प्रस्ताव किया गया था? देखो क्या है ये, देखो पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था किसी महात्मा गांधी की थिंकिंग अप्रोच थी वो। ठीक है, और ये कहाँ से किया गया? ये डीपीएसपी के अंदर भी आप पढ़ोगे। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन जो है ना 1992 में, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के तहत की बात कर रहे हैं। इसके तहत इस टाइम पीरियड का आइडिया लगाओ। संविधान, इसके तहत संविधान में भाग, कौन सा भाग बताओ? देखना तो था ना, भाग 19 में 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। ठीक है, 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। और इसमें कितने विषय टोटल, कितनी पंचायती राज के अंदर कितने विषय, वो कितने कार्य कर सकते हैं? एग्रीकल्चर हो गया, बिजली विभाग हो गया, क्या होगा, वो है 29 विषय। अतिरिक्त जानकारी देखो, जो 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1992 में, वो नगर पालिका के तहत हुआ था। संवैधानिक दर्जा है एक प्रकार से, और 12वीं अनुसूची में जोड़ा गया था। 11वीं में क्या है? 11वीं में पंचायती राज, और 12वीं में क्या है? नगर पालिका। अरे देखो, भारत में 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये आप ध्यान रखना थोड़ा सा। चलो, कंसेप्ट ये है। 13वां, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? देखो, विधि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो आपके, क्योंकि हमारे देश पे ब्रिटेन का औपनिवेशिक शासन रहा है, तो ब्रिटेन की जो कार्य विधि है, जो पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर है या लॉ है, वो ब्रिटेन का होगा। कॉमन सेंस की बात है। ठीक है, इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के तहत आता है। मैंने बताया था आर्टिकल 14। ठीक है, विधि का शासन क्या होता है? ठीक है, इसके अंदर सब आर्टिकल जब 14 डिटेल से पढ़ाएंगे तब होगा। ब्रिटेन से एकल नागरिकता, देखो अमेरिका के अंदर ड्यूल सिटीजन होता है। एक देखो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर टोटल 50 स्टेट है। देखो अमेरिका के अंदर क्या होता है, अमेरिका में ड्यूल सिस्टम है, मतलब 50 स्टेट है, वहाँ पे 50 राज्य अमेरिका के अंदर टोटल। और तो 50 राज्य हैं, तो वहाँ के एक स्टेट की भी होती है। ठीक है, जैसे कैलिफोर्निया की एक नागरिकता होगी, एक अमेरिका की नागरिकता होगी, तो उसके पास ड्यूल सिस्टम क्या है, दो देश की दो नागरिकता होती है। ब्रिटेन में सिंगल सिस्टम है, अब पूरे भारत में भी सिंगल सिस्टम है। संसदीय प्रणाली, द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ से लेगी। इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया में चले जाओ आप कहीं भी, आप इंडियन नागरिक ही कहलाएंगे। आप ऐसे नहीं कि मैं पंजाब से हूँ, तमिलनाडु से हूँ, यूपी से हूँ, तो ये आपकी नागरिकता नहीं हो सकती। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक जो CAG कैग की बात करें, इसकी नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? ये बताया आर्टिकल 148,
याद रखना। कैग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। कैग इंपॉर्टेंट होता है जो इंडिया का अकाउंटेंटिंग संभालता है, पूरा लेखा जोखा संभालता है। कैग सार्वजनिक धन का संरक्षण और पब्लिक अकाउंट कमेटी का एक मित्र मार्ग कहा जाता है। ये इंडिया के सारे फाइनेंशियल सिस्टम देखता है। भारत में मौलिक अधिकार का संरक्षण, गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स किसे कहते हैं, आर्टिकल 32 है। आप इसमें डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, मैंने बता दिया। भारत का सर्वोच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 124 के द्वारा गठित किया गया है, जिसके न्यायाधीशों की सेना जो रिटायरमेंट है वो 65 वर्ष है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के जज की रिटायरमेंट है 65 वर्ष, ठीक है। और हाई कोर्ट के जज की रिटायरमेंट है 62 वर्ष। राइट ऑफ एजुकेशन, ठीक है, किसी भी अमेंडमेंट की बात कर रहा है। कौन सा अमेंडमेंट है मौलिक अधिकार का, ये 86वां संविधान शोधन है। 86वां इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 की बात कर रहा है। इसे अनुच्छेद कौन सा, 21A, याद रखना, मैंने बताया था ऊपर भी। इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया और इसे लागू करने के लिए आर्टिया अधिनियम 2009 लाया गया था, जो 1 अप्रैल 2010 से प्रभावित हुआ था। फाइनेंस कमीशन की बात कर रहे हैं, जो हर 5 साल में गठित हो जाती है। इस अनुच्छेद के होता है, देखो इसको 280 के तहत गठित किया जाता है। वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 5 वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, याद रखो। इसका मुख्य कार्य केंद्र राज्य के बीच में राजस्व वितरण का, देखो कुल मिला के क्या है, जो जीएसटी हम भरते हैं, आज जो भी टैक्स रेवेन्यू जितना भी जाता है सरकार के पास में, उसका 2 हिस्सा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक सेंटर सरकार के लिए, एक अलग अलग स्टेट में, जैसे 42% रेशो होता है, ठीक है, और 43 था 41 हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ें होता है कि एक स्टेट में फाइनेंस कमीशन के तहत डिस्ट्रीब्यूशन के जो मेजरमेंट होते हैं ना, वो बनाए जाते हैं। वो जैसे कितने मेजरमेंट है, आप ये इंपॉर्टेंट है कि जाके एक बार फाइनेंस कमीशन के पिछले वाले मेजरमेंट और अभी वाले मेजरमेंट देख लेना। इनमें होता है एग्रीकल्चर लैंड से होता है, ठीक है, फॉरेस्ट से रिलेटेड होते हैं, पॉपुलेशन से रिलेटेड होती है, सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हो गई, कहाँ कमी हो गई, कुछ अपडेट हुआ है अभी, इंपॉर्टेंट है, देख लेना। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल्स की बात करें, किस अनुच्छेद के तहत है, देखो किसी भी स्टेट हो गया, ठीक है, जैसे इंडिया के अंदर पंजाब यूपी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर यह लगाया जाता है, कौन सा, आर्टिकल 356। देखो अनुच्छेद 352 है ना, जो कि राष्ट्रीय आपातकाल है, नेशनल इमरजेंसी, ये पूरे भारत में लगाने की विधि होती है एक प्रकार से। और 360 है ना, आज तक भारत में नहीं लगा, ये कंडीशन बनी थी एक बार, नहीं लगा, इसको कहते हैं फाइनेंशियल क्राइसिस में आता है ये, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो भारत में आज तक नहीं लगा। भारत के मुख्य जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, आर्टिकल कौन सा है, 324 से लेकर 329 है, ये आर्टिकल याद रखना। भाग कौन सा इसका, 15, जो भाग 15 है वो इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड होते हैं। इलेक्शन कमीशन की जो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसलिए 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूची है, देखो पहली अनुसूची है। भारत के संविधान में मूल रूप से जो सूची है स्टार्टिंग में वो 8 थी, लेकिन अभी कितने, 4 और जोड़ दी गई तो 12 हो गई है, ठीक है। दूसरी अनुसूची कैसे है, वेतन और भत्ते से है, वेतन और भत्ते, ठीक है। तीसरी शपथ से रिलेटेड है, राष्ट्रपति को छोड़ दीजिए आप, ठीक है। इसमें हो गया कि MP MLA जो भी कैग है, इनकी भत्ते वेतन कितने होंगे। शपथ के प्रारूप, शपथ कौन दिलाएगा, शपथ कैसे होगी, कौन शपथ होगी इसमें। 7वीं अनुसूची किससे रिलेटेड है, केंद्र राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है, आपने पढ़ा होगा, संघ राज्य समवर्ती सूची, इसमें शक्तियों का डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, 7वीं अनुसूची के तहत आता है। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है ये देखो, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त कौन से अधिकारी जो राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, कौन से जो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। देखो मैं बता दूं, प्रधानमंत्री और केंद्र मंत्री जो पोर्टफोलियो है, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ में रेलवे मंत्री जो भी होते हैं, एजुकेशन मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, उसको राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है। भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल आर्टिकल 76 के तहत, आर्टिकल 75 याद रखना। इलेक्शन कमीशन और अन्य उसके 2 और साथी होते हैं, टोटल 3 होते हैं ये, इसके 324 के तहत। UPSC संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल 316, राष्ट्रीय जो फाइनेंस कमीशन की अध्यक्ष की 280 के तहत है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI और सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय हाई कोर्ट के सभी जजों की नियुक्ति, याद रखना, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, आर्टिकल 124 और 217। भारत के नियंत्रण और महालेखा कैग की बात करती 148 की बात करता है। विभिन्न राज्य के राज्यपाल 155, भारत में जितने भी राज्यपाल हैं उसके जितने स्टेट है, उसके स्टेट के जो राज्यपाल के द्वारा होता है वो 155 होता है। केंद्र शासित उपराज्यपाल, मैं बता दूं भारत में उपराज्यपाल भी होते हैं, दिल्ली हो गया जैसे, ठीक है, पौंडीचेरी होता है, जहाँ पे इलेक्शन होते हैं वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, पॉइंट याद रखना। राष्ट्रपति मानवाधिकार,
SC ST महिला आयोग आदि के अध्यक्ष होते हैं ना, वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है। समझे। अभी राज्यपाल द्वारा नियुक्त अधिकार देखें। अभी राज्यपाल किसको होता है? मुख्यमंत्री सीएम को और उसके पोर्टफोलियो मंत्री 164 याद रखना। राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट ऑफ जनरल, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? अटॉर्नी जनरल, मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भारत सरकार का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है अटॉर्नी जनरल, और स्टेट स्टार का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो होता है एडवोकेट जनरल, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग, तो मतलब जो स्टेट का इलेक्शन कमीशन होता है वो आता है 243 के में, जो कि पंचायत हो गया, नगर पालिका होगा, इनका इलेक्शन करवाता है। राज्यों के लोक सेवा आयोग, ठीक है, इसके 216 के अंदर होता है। राज्य के अंदर जो स्टेट पीसीएस होता है उसके जो इलेक्शन चेयरमैन होता है उसकी बात कर रहे हैं, सॉरी, इलेक्टेड चेयरमैन होता है उस टाइम। राज्य वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन हो गया। स्टेट सरकार का भी फाइनेंस कमीशन होता है जो अपने सरकारी कर्मचारियों को वेतन, सैलरी इंप्रूव की बातें करता है। जिला न्यायाधीश और अधीनस्थ न्यायालय जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं उसकी जो होते हैं वो राज्यपाल करते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग और अध्यक्ष और सदस्य, ठीक है। जो वाइस चांसलर होते हैं, जो आपकी यूनिवर्सिटी है, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़े उसके वाइस चांसलर होते हैं, वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। राज्य महिला आयोग और अन्य स्तरीय नागरिक प्रमुख है। राज्य स्तर के विभिन्न सलाहकारी बोर्ड और समितियां होती है, ये सारे होते हैं। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट कंसेप्ट है ये वह पद जिनके राज्यपाल द्वारा नियुक्त हो गए लेकिन उसको हटाने की जो शक्ति है ना वो राष्ट्रपति के पास में होती है। देखो क्या होता है, अपॉइंटमेंट कौन करेगा? राष्ट्रपति के, राज्यपाल करेगा, उसको हटाने की पावर किस बात होगी? राष्ट्रपति। देखो राज्य के इलेक्शन कमीशन होता है, उसकी अपॉइंटमेंट राज्यपाल करेगा, ठीक है, उसकी नियुक्ति, लेकिन राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान की प्रक्रिया होती है। जो देखो यहाँ पे भी महाभियोग प्रक्रिया नहीं यूज की गई। उच्च हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का जो समान उसको हटाने की जो विधि है ना वो सेम विधि से इसको हटाया जाता है जो स्टेट के अंदर नगर पालिका पंचायत का इलेक्शन कराता है इलेक्शन कमीशन, राज्य का, स्टेट का। देखो ये होता है स्टेट पीसीएस के अंदर जो उसके अध्यक्ष होते हैं उसके आर्टिकल 316 है, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को समान प्रक्रिया, जो भारत का सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो न्यायाधीश है उसको हटाने की जो प्रक्रिया है ना सेम न्यायाधीश से ही हटाया जा सकता है इसको। जो एडवोकेट ऑफ जनरल 165 की बात करता है, जो स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव होता है एक लॉ के थ्रू, राष्ट्रपति द्वारा हटाया सकता है, इसको भी सुप्रीम कोर्ट के समान। राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और उसका भी होता है, ठीक है। इसके अंदर आर्टिकल नहीं है भारत के संविधान में, याद रखना, भारत के संविधान में कोई आर्टिकल नहीं दिया गया, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है और सेम सुप्रीम कोर्ट के समान ही होता है। महिलाओं से रिलेटेड आरक्षण जितने भी आप देख रहे हो ना, महिला आयोग के अध्यक्ष और ये इनका आर्टिकल नहीं है भारत के संविधान में, राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है, सुप्रीम कोर्ट के समान न्यायाधीश प्रक्रिया है, ठीक है। विधि है एक राष्ट्रपति द्वारा हटाने का, संसद के दोनों सदनों साधारण बहुमत से नहीं बल्कि विशेष बहुमत होते हैं, ठीक है। कैसे हटाया जा सकता है? देखो विशेष बहुमत, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी चाहिए इसमें, इसमें से कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए, जो टोटल मेंबर है उसका सारा बहुमत होना चाहिए, उपस्थित जो वहाँ पे उपस्थित है, और मतदान का 2.3 मतदान बहुमत प्राप्त होना चाहिए, तब वो हटाया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति को केवल संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत पारित ही से उठाया जा सकता है। और ये चीज़ है कि आज का सारा कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। ये छोटी सी वीडियो थी, और छोटी नहीं तो बड़ी मान लीजिए, किसी के लिए छोटी है बड़ी, सारे कंसेप्ट एक बार रिवीजन पॉइंट था ये, ठीक है। थैंक यू सर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगी तो। सारे कंसेप्ट धीरे धीरे स्किल करेंगे, एक एक चीज़ को डिक्लेरेशन के साथ करना है तो थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, नोट्स के तहत। ओके, शुक्रिया, अलविदा।